जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल स्टडी विद बलवंत में। तो भाई हम फिर से आ चुके हैं आपके समक्ष एक नई वीडियो में। अब हम इस वीडियो के बारे में क्या बताना चाहते हैं, इस वीडियो में क्या चर्चा करेंगे हम आगे देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये जो वीडियो है इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, यानी एक चैप्टर शुरू किया था त्रिभुज का। ठीक है, त्रिभुज में एक पहला प्रमेय था थेल्स प्रमेय, उसको हमने बता चुका हूँ मैं। आप जाकर उसको देख लो, क्योंकि अगर उसको नहीं देखोगे तो ये समझ में आने वाली चीज नहीं है। उसमें क्या था, उसमें था भाई थेल्स प्रमेय। त्रिभुज का एक पहला ही प्रमेय है थेल्स प्रमेय। उस प्रमेय में हमने उसको डिटेल से बताया है, उसको सिद्ध किया है कि थेल्स प्रमेय होता क्या है, इसमें क्या होता है, त्रिभुज कैसे कैसे करता है। ठीक है, सब कुछ डिटेल से बताया हूँ। इसमें क्या बताने वाला हूँ, इसमें मैं बताने वाला हूँ थेल्स का विपरीत प्रमेय, यानी थेल्स का जो प्रमेय था उस प्रमेय का विपरीत। यानी कि थेल्स प्रमेय अब होता क्या है, अब उसका विपरीत तभी ना जानेंगे भाई। अगर थेल्स प्रमेय नहीं पता है तो थेल्स का विपरीत प्रमेय कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं थेल्स प्रमेय होता क्या है। तो हम बता दें रिवाइज के लिए कि थेल्स प्रमेय हमने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में, थेल्स बाबा कहते हैं, ठीक है, थेल्स कोई एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे थेल्स प्रमेय पढ़ा था। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि यदि हम किसी त्रिभुज में, पीछे जो त्रिभुज दिख रहा है इसी त्रिभुज में, ठीक है, और कोई त्रिभुज नहीं होता है, त्रिभुज में 3 ही भुजा होती है, आप चाहे जैसा त्रिभुज बना सकते हो। ठीक है, तो वही किसी भी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में हम एक भुजा के समांतर, ये एक भुजा है ना, इसके समांतर, ठीक है, देख रहा होगा, ये भुजा इसके समांतर यदि हम रेखा खींच दिए तो ये जो रेखा है इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटेगा, अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC। हमने यही बताया था और इसको बस सिद्ध किया था। ठीक है, तो ये होता है थेल्स प्रमेय द्वारा। अब थेल्स का विपरीत प्रमेय क्या होता है वो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखो थेल्स का विपरीत प्रमेय क्या होता है। हमने ये मतलब अच्छी राइटिंग में नहीं लिखा भाई, माफ करना, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा लिख दिया हूँ कि थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ, सब कंफ्यूज होते हैं, तो मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट का क्लियर करते चलूंगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, थेल्स का विपरीत प्रमेय कहता है कि यदि एक रेखा, यदि कोई भी रेखा, हम नहीं कर रहे हैं कोई ऐसी वैसी रेखा खींचो, कोई भी रेखा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर दे। ठीक है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा, यानी यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। उल्टा है कि नहीं, उसमें क्या था, यदि समांतर रेखा किसी दो भुजा को काटती है तो अनुपात बराबर होता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, यदि कोई रेखा हमने खींचा तो वो रेखा यदि दो अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी बराबर अनुपात में, तो वो रेखा समांतर होगी। ठीक है, अब हमको लगता है किसी के तो पहले ही नहीं पड़ी होगी, थोड़ा बहुत लोगों को पढ़ा होगा। तो चलो अब इसको डिटेल से समझते हैं, अब सिद्ध भी करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे ये देखो आगे। ठीक है, प्लीज कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना और डटे रहना, यानी कि वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, मतलब इरेज कर दे रहे हैं, बस आप लोगों को समझाने के लिए लाए थे। ठीक है, हम वीडियो में लगा देंगे, आप पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या बात थी कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज में, यदि कोई रेखा दो भुजाओं को कट कर रही है एक ही अनुपात में, तो वो रेखा क्या होगी, समांतर होगी किसी एक भुजा की। ठीक है, तो मतलब क्या करना है सिद्ध में, देखो अभी बताया क्या है कि वो अनुपात बराबर होगा, जो बताया उसको लिखो। ठीक है, यानी बताया कि अनुपात बराबर है, यानी AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। ठीक है, ये हमें दिया है, यहां पर लिख दो, दिया है। ठीक है, ये दिया है कि AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। ठीक है, ये दिया है, कैसे दिया है बताया था ना, कि यदि कोई रेखा काट रही है तो वो दो अनुपात में विभाजित कर रहा है, समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, कर दिया ना। और फिर क्या क्या कहा कि तब वो रेखा समानांतर होगी, यानी अब सिद्ध क्या करना है, बात पर ध्यान देना भाई, सिद्ध करना, जो जो करना है उसको लिखते रहो, क्योंकि इसी पर आपको, इसी बेस पर आपको नंबर भी मिलेगी बोर्ड में। ठीक है, तो जो मैं लिख रहा हूं उसको प्लीज गौर से देखना। ठीक है, सब समझ में आएगा। सिद्ध क्या करना है कि DE समांतर है BC के, यही सिद्ध करना है। थेल्स बाबा यही नहीं कहे कि यदि अनुपात बराबर है तो ये समांतर होगा, तो हम सिद्ध करेंगे ना भाई, कैसे समांतर होगा। ठीक है, तो चलो सिद्ध करते हैं। देखो
हम इसको समीकरण नंबर 1 दे दें। क्यों दे दें? क्योंकि ये आगे हमें काम आएगा, मैं कर चुका हूँ इसलिए मुझे पता है, तो आप लोग प्लीज गौर से देखना, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 हमने दे दिया नाम, और हमें सिद्ध क्या करना है, ये करना है। अब हम क्या करते हैं उसको देखना। हमें पिछले वीडियो में ही बताया था कि हम सिद्ध करने के लिए हमें रचना की भी आवश्यकता हो सकती है। अब रचना क्या होता है पिछली वीडियो में देख लेना, यहाँ पर भी थोड़ा सा बता दें। रचना मतलब इसमें कोई किसी न किसी जगह मतलब लीपापोती करे कि ऐसे यहाँ खींचे वहाँ खींचे रेखा खींचे, ठीक है। जो करना पड़ेगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हमें एक जगह रचना करनी पड़ेगी। अब क्या करनी पड़ेगी वो प्लीज गौर से देखो। अब लिखेंगे हम रचना, रचना, ठीक है। अब रचना में क्या करते हैं देखोगे, रचना में हम ये करेंगे कि हम मानेंगे जो दिया है ना डी समांतर बीसी होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये जो डी रेखा है मतलब ये अनुपात बराबर काट रही है इसलिए डी समांतर बीसी होगा। हम क्या मान रहे हैं कि ये डी बीसी के समांतर नहीं है। देखना गौर से, हम क्या मान रहे हैं, बस हमारे मानने पर ध्यान दो, ठीक है। हम क्या मान रहे हैं एक वक्त के लिए, एक समय के लिए, कि डी जो है वो बीसी के समांतर नहीं है। तो हम इसी रचना में क्या करेंगे कि डी के अलावा कोई एक भुजा खींच देंगे, यानी कोई एक रेखा खींच देंगे कि वो समांतर इसके होगा। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो ये जो डी है ना, बिंदु डी से कोई एक रेखा खींच लेते हैं ऐसे, और क्या कहते हैं कि ये ई डैश नाम दे दें इसका, क्योंकि ये अभी बताएंगे हम। रचना के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 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 बिंदु ऐसे ऐसे बना दो, ठीक है। ये समझ जाओ कि रचना है, पहले से बना नहीं, ठीक है। अब देखो हम इसको लिखेंगे कैसे, अब लिखने पर ध्यान दो। देखो लिखेंगे बिंदु डी से एक अन्य भुजा ई डैश से मिलाया, ठीक है। अब जब करने लगोगे ना तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि हम इस स्टेटमेंट को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो बिंदु डी को है हम ई डैश से मिला दिए, ठीक है। इसलिए अब हम क्या मानते हैं कि अब डी डैश जो है वो बीसी के समांतर होगा। हम ये मान रहे हैं कि कुछ वक्त के लिए कि हमने ये रेखा खींचा, जो ये रेखा इसके समांतर है, ठीक है। इसलिए डी डैश समांतर होगा बीसी के। एक वक्त के लिए हम कह रहे हैं, एक वक्त के लिए सिद्ध करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। यदि आप किसी का अच्छा चलो आगे बताएंगे बात, ठीक है। तो हमने डी से एक अन्य भुजा ई से मिलाया, ई से मिलाने के बाद हम कर रहे हैं कि जो डी डैश है बीसी के समांतर हम कर रहे हैं सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो हमने कर लिया ये सिद्ध, रचना कर लिया हमने कि डी बीसी के समांतर है। अब हमने जो थेल्स प्रमेय पढ़ा था अब उसका उपयोग होगा। देखो अब यहाँ लिखेंगे उपपत्ति, 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 उपपत्ति में क्या लिखेंगे, मतलब ये सिद्ध करने का प्रोसेस अब शुरू हो गया। यहाँ तक अब काम खत्म, रचना कुछ नहीं करना है, दिया हुआ जो था वो लिख दिया, ठीक है। अब उपपत्ति में आते हैं। उपपत्ति में अब क्या करेंगे हम कि चूंकि हम जानते हैं, हमने रचना के द्वारा ये सिद्ध किया है, रचना के द्वारा हमने किया है कि डी डैश जो है बीसी के समांतर, यानी जो डी डैश है वो बीसी के समांतर है। अर्थात थेल्स प्रमेय द्वारा क्या लगेगा कि यदि कोई रेखा समांतर है तो वो अनुपात को विभाजित करेगा ना, एक समान अनुपात में विभाजित करेगा ना भाई, तो वही हम करेंगे, ठीक है। लेकिन देखो कैसे लिख रहे हैं ये देखना, चूंकि डी डैश इधर लिखते हैं, चूंकि डी डैश समांतर है, समांतर किसके, बीसी के, ठीक है। ये डी डैश बीसी के समांतर है, इसलिए थेल्स प्रमेय द्वारा क्या लगेगा, ये लिख दो रचना, रचना द्वारा, रचना से, ठीक है। ये कंडीशन बताना होगा, ठीक है। इसलिए थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा क्या होगा, थेल्स प्रमेय द्वारा एबीसीडी में, एबीसी में क्या होगा कि एडी, अब भाई एक समान अनुपात में विभाजित होगा ना, यदि डी डैश बीसी के समांतर है, कोई भी अन्य दो भुजा समांतर है तो वो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को तो भाई एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे। वही हम लिख रहे हैं एडी बटे डी बी इज इक्वल टू ए डैश बटे सी, यानी हम ई को नहीं मान रहे हैं, देखो ई को छोड़ दिए क्योंकि हमने इसको समांतर माना तो यही भुजा लेना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या हो गया, ए डैश
अपॉन ई डैश सी। ठीक है, अब देखो इसको ले लो समीकरण 2 नाम दे दो। ठीक है, अब एक चीज गौर फरमाओ कि समीकरण 1 देखो और समीकरण 2 देखो, कुछ पता चल रहा है कुछ कि भाई देखो ये लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, राइट हैंड साइड। ठीक है, आरएचएस एलएचएस। ठीक है, अब एलएचएस देखो पहले दायां बायां पक्ष क्या बराबर दिख रहा है, क्या है समीकरण 1 और 2 से मिलाओ थोड़ा, तो एडी बटे डीबी बायां पक्ष, एडी बटे डीबी तो बराबर हो गया ए बटे ई सी, ए डैश बटे ई डैश सी। ये बराबर नहीं है क्योंकि बिंदु ये अलग अलग है। ठीक है, तो ये बराबर नहीं होंगे। चूंकि हमें ये पता है कि एडी बटे डीबी बाएं पक्ष में दोनों समीकरणों में बराबर है, इसलिए हम ए बटे ई सी और ए डैश बटे ई सी लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं ये बताओ भाई, सोचो कैसे लिख सकते हैं। हमको आशा भाई आधा जनता को तो पता होगा, लेकिन आधा जनता को तो नहीं पता होगा, हमको ऐसा लग रहा है। ठीक है, देखो हम बताते हैं। यदि मैं हूँ किसी श्याम के बराबर हूँ, यदि मैं श्याम के बराबर हूँ और श्याम राम के बराबर है। ठीक है, मैं श्याम के बराबर हूँ, श्याम राम के बराबर है, तो मैं राम के बराबर होऊंगा कि नहीं? सोचो भाई, मैं राम के बराबर होऊंगा कि नहीं? बिल्कुल होऊंगा। ठीक है, मैं ही अगर श्याम के बराबर हूँ और श्याम राम के बराबर है, तो श्याम बराबर राम तो मैं बराबर राम। ठीक है, दिमाग लगाओ तब समझो। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से? 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं कि ए बटे ई सी इज इक्वल टू ई डैश। समझ में आ रहा होगा भाई ना? ठीक है, ये हमें मिल गया। अब इसके आगे क्या करें? अब इसके आगे देखो, इसके आगे थेस बाबा ने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे करोगे तो मिलेगा, वहीं से सब देखते हैं, वहीं से एनसीईआरटी में भी लिखा है। ठीक है, वहीं से मैं भी देखा हूँ, तो आप लोगों को आ रहा हूँ बताने। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा कि ये जो दोनों पक्ष है ना, इनमें एक जोड़ दो। अब एक क्यों जोड़ रहा हूँ पहले समझो, पहले मैं जो कर रहा हूँ उसको समझो, फिर बाद में तुम्हें खुद समझ में आएगा। ठीक है, एक बार जब किसी चीज को देखते हो तब नहीं समझ में आता, 2 बार 3 बार देखोगे तो आपके मन में एक कॉन्सेप्ट जगेगा, इसके प्रति जो कर रहे हो उसके प्रति जगेगा ना, तो इसके प्रति जगेगा तो आप अपने से एक माइंड क्रिएट कर लोगे इस सवाल में। ठीक है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जो मैं पहले बता रहा हूँ उसको देखो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये देखो ध्यान से। दोनों पक्षों में, ये पक्ष होते हैं, एक पक्ष 2 पक्ष, तो दोनों पक्षों में एक क्या करें, जोड़ दें। एक जोड़ने पर या एक जोड़ दें। ठीक है, बस लिख दिया, हो गया काम। अब क्या करें, एक हम जोड़ते हैं। ठीक है, एक हम जोड़ते हैं, ये पक्ष एक पक्ष में। अब कैसे जोड़ना है उसको देखो। अब देखो, अब ये तो कॉमन सेंस है, इसको तो आप कर सकते हो, एक जोड़ लो। हमको लगता है इसको ये भी कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं मतलब सॉरी मतलब आधी जनता नहीं कर पाएगी, हमको ऐसा महसूस हो रहा है। बहुत लोग कर सकते हैं, अगर कोई बेसिक पढ़ा होगा तो भाई कर लेगा। एक इसमें भी जोड़ दो। ठीक है, एक पक्ष में एक जोड़ा, एक पक्ष में एक जोड़ा। ठीक है, अब ये इसको क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, जिसे लसा कहते हैं। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सोचो, करो अपने से, वीडियो पॉज करके करो। ठीक है, हम कर रहे हैं अपना ए प्लस ई सी हो जाएगा। ठीक है, इसका जब एलसीएम लेंगे तो यही होगा, ए डैश प्लस ई डैश सी बटे ई डैश सी। ठीक है, हो गया ना। जैसे 4/5 प्लस 1 है, इसको कैसे करते हो, देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लोगे ना, एलसीएम क्या आएगा, 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 होगा ना, 5 ही होगा ना भाई, क्या होगा 10 होगा, नहीं 5 ही होगा। ठीक है, एलसीएम लेना सीख जाओ जिसको नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सब बेसिक है। तो ये 5 लिख दोगे, 5 लिख दिए। अब क्या होगा, 4 होगा यहीं पर। अब यहाँ 5, 1 बचे 5, तो 5 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा। 5 4 9/5। ठीक है, किया मैंने। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, ईसी और 1 का एलसीएम ईसी होगा। अब चर पदों का एलसीएम लेना सीखना पड़ेगा, 9 में भी होगा। ठीक है, 1 है तो ईसी एलसीएम हो जाएगा, और 1 में ईसी का गुणा होगा तो ईसी हो जाएगा। वही प्रकार वही इसमें भी किया। ठीक है,
अब देखो क्या होगा, ए प्लस ई सी, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है सबको, ए प्लस ई सी क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान दो, ए, यहाँ देखो ए प्लस ई सी, यानी ये भुजा प्लस ये भुजा क्या होगा, AC हो जाएगा कि नहीं। जैसे देखो 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 आराम से देखो, ये एक लाइन है, यहाँ एक बिंदु है A, यहाँ एक बिंदु है E, यहाँ एक बिंदु है C, और हम क्या कर रहे हैं कि AE, देखो यहाँ पर देखो भाई ध्यान कहीं नहीं, AE प्लस EC हम क्या लिख सकते हैं, AE को जोड़ो और EC को जोड़ो, क्या होगा AC आएगा कि नहीं, दिमाग लगाओ, AE और EC को जोड़ोगे तो क्या आएगा, AE को जोड़ो और EC को जोड़ो, यानी कुल मिलाकर AC ही ना आएगा। ठीक है, अच्छा भाई समझ में आया होगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा यार, चिंता मत लो, डोंट टेक एनी फियर, ओके माय डियर। हो गया, अब AE प्लस EC क्या होगा, AE प्लस EC, AC हो जाएगा, ये नीचे EC होगा। ठीक है, अब यहाँ ए डैश प्लस ई डैश सी, यानी कि अब देखो ये यहाँ पर, यहाँ ए डैश है ना, तो यहाँ पर ए डैश प्लस ई डैश, यहाँ ई डैश सी, यहाँ से ए डैश और ई डैश सी क्या होगा, ये भी तो AC, यहाँ पर क्या होगा AC आएगा ना यहाँ पर। ठीक, जैसे ये ए है, ये ई डैश है, ये सी है, तो ए डैश प्लस सी डैश सी, ए सी है, ये भी आएगा ना, वही बात है। यहाँ पर भी ऐसे लिख दिया, नीचे का नीचे रखो, ई डैश सी। अब देखो ऊपर सेम है, अक्षर में देखो, अक्षर पदों में क्या होता है कि ऊपर वाला जब सेम होता है ना, तो ऊपर वाला कट जाता है। ठीक है, अगर वैसे भी करना चाहते हो तो देखो कैसे होगा, इसको हम क्या करते हैं, इसको नीचे लाओगे तो यहाँ पर हर एक पद में एक से गुणा होता है ना, तो एक बच जाएगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैं कर रहा हूँ, इसको मत करना, बस एक बार देख लो ध्यान से, तो 1/EC हो जाएगा, हाँ इज इक्वल टू AC, गुणा में तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, AC/E डैश C इंटू AC हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब AC से AC कट जाएगा ना, अब देखो AC से AC कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/EC इज इक्वल टू 1/E डैश C, यही बचेगा ना, तो वही कह रहे हैं, ऊपर से ऊपर भी काट दो, क्यों उसको करने जाओगे। ठीक है, अब क्या बचेगा, 1/EC इज इक्वल टू 1/E डैश C। ठीक है, इतना समझ में आया होगा यार, कुछ नहीं किया हूँ, बहुत कुछ किया हूँ, और एक तरह से ऐसे सोचो कुछ भी नहीं किया हूँ, जब तुम्हें समझ में आ जाएगा तब लगेगा। ठीक है, समझाने में इतना समय लगा है, करने में समय नहीं लगेगा, यदि आपको समझ में आ जाएगा तो, और समझ में आ भी जाएगा अगर ध्यान दोगे तो। अब 1/EC 1/E डैश C, देखो दोनों अगर पक्षों को यदि हम व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम एक शब्द होता है, मतलब उल्टा करेंगे, उल्टा नहीं अच्छा लगता है, मैथ में हो तो व्युत्क्रम करो, तो व्युत्क्रम करोगे तो यहाँ पर लिख दो, दोनों पक्षों को व्युत्क्रम करने पर, अब ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भर जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम करोगे या फिर दोनों पक्षों को पलटने पर कर दो, क्या होगा, EC इज इक्वल टू E डैश C हो जाएगा। इसका मतलब क्या है ये समझो, यही है वो जड़ जो वहाँ यहाँ थेल्स का विपरीत प्रमेय बताएगा। इसका समझो कि EC बराबर E डैश C हुआ क्या है, देखो यहाँ पर बोल चुका हूँ, इसको हम साफ करें पहले, यहाँ पर है E डैश, यहाँ पर है E। ठीक है, अब देखो EC बराबर E डैश C, यहाँ ध्यान दो, EC बराबर E डैश C, ये कैसे बराबर हो सकता है। अच्छा ये बताओ, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो सकती है, एक छोटी भुजा दिख रही है, एक बड़ी भुजा दिख सकती है, ये बताओ ये कभी बराबर होगा, एक बड़ी छड़ और एक छोटी छड़ बराबर कभी नहीं होती ना। यहीं पर भी बात लग गया कि एक बड़ी भुजा एक छोटी भुजा कैसे बराबर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर तो दिया है कि EC बराबर E डैश C है, ये कैसे हो गया। तो देखो इसका मतलब ये है कि थेल्स बाबा ने जो कहा था, उनका विपरीत प्रमेय जो था वो सही था। हमने सिर्फ यहाँ पर क्या किया, जो रचना किए है ना उसके विपरीत किए ना, कि चलो बताते हैं करते हैं कि अगर हम D को BC समांतर, D डैश को BC के समांतर करें तो क्या होता है, तो भाई कुछ नहीं होगा, वही बात आ गया कि यानी कि E डैश C और EC एक ही जगह है, यानी कि DE BC के समांतर है। ठीक है, थेल्स प्रमेय यहीं पर सिद्ध हो जाता है। देखो कैसे लिखेंगे,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों रेखा यानी ईसी और ई डैश सी, ईसी व ई डैश सी एक ही रेखा पर हैं। एक ही रेखा वो बराबर है, हैं, यानी संपाती भी कर सकते हो, एक ही रेखा पर हैं सब दोनों, ठीक है। इसका मतलब डी समांतर बीसी, इसलिए डी समांतर होगा बीसी के, ठीक है। एक बार पुनः इस वीडियो को देखना यार, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बस यही कहा है कि जब ई डैश सी और ई सी बराबर हैं, ठीक है, यानी कि ये जो दोनों रेखाएं बराबर हैं और एक ही पर है, इसलिए डी समांतर बीसी हो जाएगा। यही है थेल्स का विपरीत प्रमेय, ठीक है। एक बार, दो बार, 4 बार देखना, मैं बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। किताब में भी है, किताब से रिलेटेड उदाहरण भी मैं बताऊंगा, इस पर उदाहरण भी दिए हैं, क्वेश्चन भी दिए हैं लगाने के लिए, हम एक एक करके सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।